ओके ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ और दिख भी रहा होगा। चलो ठीक है ना। तो अब जो लोग ज्वाइन किए उनके साथ ही कर लेते हैं। ऐसे कर तो कोई भी सकता है, ये पोर्शन ऐसा है कि बच्चा खुद भी कर लेगा। अभी इस लेवल पे हम सब हैं, मतलब उसी लेवल पे हैं, तो कोई भी कर लेगा। लेकिन एक बार क्या है, साथ में डिस्कशन हो जाएगा। घर पे क्या है, करेंगे करेंगे इस चक्कर में करते नहीं हैं, मैं जानता हूँ। तो इस बहाने के एक बार हो जाएगा रिविजन ना। तो मैंने पेपर डाउनलोड कर रखा है, कहाँ से स्टार्ट करें? एक मिनट। अच्छा सो ये 2021 का पेपर है। तो हमने लास्ट क्लास में कल किया था 2022 में एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जो 15 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन को किया था। अभी हम 2021 का करते हैं पहले। सो 2021 का पेपर है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो। सो क्या कह रहा है कि द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज समथिंग, जो भी है ना। तो दिस नंबर इफ इट इज सॉरी इट हैज बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और क्या कह रहा है, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो। कैसे करोगे सॉल्व, बताओ जो लोग अवेलेबल। हाँ सर एक्स मान के कर रहे हैं। ये इजी है ना, हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, क्योंकि हमने ज्वाइन किया है तो कर ही देते हैं। सो ठीक है, देखो। सो इसमें क्या है कि हम लोग 2021 गेट स्टैटिस्टिक्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिंपली मान लिया चलो पॉपुलेशन x है या p है ना। सो इसने पूछा है कि पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो, है ना। सो मान लो वो p था या x था, है ना। अब 2 ईयर, अभी अभी का पॉपुलेशन मुझे पता है, तो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वही लग जाएगा सिंपली। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन मान लो a है, तो क्या होता है, क्या दो लोग p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर t, सिंपली। अब यहाँ पे क्या है, a मुझे दे रखा है, जो भी नंबर है 11,02500, ये है ना। सो अच्छा, मैं स्प्लिट स्क्रीन कर सकता हूँ, तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ। so, स्प्लिट कहाँ से करूँगा, कहाँ पे ऑप्शन भाई। तो स्प्लिट का इसी में ऑप्शन होगा मुझे लग रहा है, इरेजर, टेबल, प्रीव्यू, ग्रिड, नहीं ग्रिड में नहीं होगा। पता नहीं, छोड़ो। तो ठीक है, एनीवे मैं इससे करता हूँ फिर। तो यहाँ पे क्या था, क्या है 11,02500, सही लिखा है ना ये। सो अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो होगा ऑप्शन, ये तो नहीं है। हाँ यहाँ होगा स्प्लिट स्क्रीन, है कहीं पे दिख रहा है, यस। ओके, तो हाफ हाफ हो गया। सो ठीक है, कैमरा फाइंडर कीपर नोट कर लो एक में। हाँ ठीक है, और एक में तो एक में हम ये कर लेते हैं, लिखने, अच्छा लिखने वाला तो हो गया है। एक कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर, अरे तो उधर ही आ गया सब। तो हमें इसको हटाना है ना, उधर इसको हटाओ। तो इधर क्या है अब, छोड़ो यार, बहुत लफड़ा है। तो क्या करना, लिखते हैं। ओके चलो स्प्लिट से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो सिंपल हो गया ना। अब यहाँ पे p तुम्हें p फाइंड करना है, 1 प्लस आर है 5
5/100 और t कितने साल बाद, तो 2 अभी मतलब p था 2 साल पहले का पॉपुलेशन, तो उसको मान लो भी उस समय का है, तो 2 साल बाद ये पॉपुलेशन है, तो ये आप यूज कर लो फॉर्मूला, तो यहाँ से p निकाल लो, p जब निकालोगे तो क्या आएगा, सो अगर तुम p फाइंड कर लो, इसको इधर बुला लो, है ना, जस्ट कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो तुम ये फाइंड करके इधर बस डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, सो यू विल गेट आंसर समथिंग लाइक, क्या क्या ऑप्शन है, तो ये सी वाला आएगा 10 पे 50, है ना, सो ये आ जाएगा तुम्हारा इसको हटाओ, ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा, जो सॉल्व करोगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये 2, ये भी कितना इजी सा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी 3 है, तो ये क्वांटिटी कैसे आएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बी लेफ्ट साइड में, तो ए बी तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 2 टाइम, और उधर 3 स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 2 गया 7, आंसर इसका 7 है, ठीक है। चलो इधर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ओके, सो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, क्या बोल रहा है कि एक फिगर तुम्हें दे दिया है, द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन पी क्यू बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री, पी क्यू क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री जो पता है लाइक इज अ मिरर, मिरर टाइप का हो गया कि जैसा इधर दिखेगा वैसा इधर दिखेगा, तो बताओ कितने चाहिए स्क्वायर मुझे, और लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर कम से कम कितने स्क्वायर चाहिए, अब ऊपर वाला जो है ये 2 है, तो इधर 2 चाहिए, तो पहले 2 इधर चाहिए मुझे, ये तो 2 दिस इज 2, अब देखो इधर खाली है इधर फिल्ड है, तो ये वाला यहाँ चाहिए मुझे, तो एक तो इधर चाहिए मुझे, कितने हैं 2 इधर 3, और ये जो 3 तुम्हें इधर लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में भी चाहिए क्योंकि सिमेट्री बनाना है, तो कितने हो गए टोटल 2 इधर, फिर ये एक इधर 3 और ये 3 उस तरफ 6, कितना होगा 6 ना, हाँ ना बोलो भाई 6 होगा ना, यस सर, तो सिंपल है ना इसका 6 आंसर है, इसके अंदर लिखने की क्या ही जरूरत है, बस देख के बताना है। अब ये थोड़ी इंग्लिश आपको भी आती होगी, फिर भी हम देख लेते हैं। सो क्या बोल रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, नॉस्टैल्जिया is to anticipation as dash is to dash, which one of the following option maintains a similar logical relation in the above sentence, so क्या होगा, nostalgia is anticipation as present is to past, future is to past, past is to future, future is to present, क्या होता है बताओ तुम लोग, nostalgia क्या होता है, हाँ नॉस्टैल्जिया होता है कि हम पास्ट के बारे में, पास्ट की कुछ चीजों के बारे में सोच के हम कुछ फील कर रहे हैं, हाँ मतलब अच्छा बुरा जो फ्यूचर को फील करा लाइक दिस, याद, सो पास्ट को तुम, पास्ट देखो यहाँ एक ही ऑप्शन है, एज पास्ट इज टू फ्यूचर, आई थिंक सी वाला ही होगा, ये फ्यूचर पास्ट, यस पास्ट को फ्यूचर में ना, ठीक है ना, सी ऑप्शन होगा मतलब, यस सर, हाँ सो आई थिंक किसी का माइक अनम्यूटेड है, वो किसी और से बात कर रहे हैं, रुक जाओ मैं देखता हूँ, ठीक है ओके ठीक, सो अब क्या है, तो सिंपल इसका आंसर सी हो गया कि पास्ट को है ना याद करके आप कुछ वैसा फील करो फ्यूचर में, सो दैट इज द, तो जस्ट इंग्लिश का वर्ड था ये। अब ये भी बस तुम्हें जो वेकअप है या है ना वेक जो है उसमें उसका 3 वर्ब फॉर्म जो होता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई वोक अप woke up from sleep, I woke up from sleep, I was woken up from sleep and I was woken up from sleep। अब तुम्हें ये रखना कि वेक जो होता है WAK उसका वर्ब फॉर्म क्या क्या होता है उसी पे है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ग्रामेटिकली करेक्ट, क्या लगता है है ना, तो ये अच्छा फॉर्म क्या होता है उसका, वेक का क्या क्या फॉर्म होता है, एक तो ओके सो वेक, हाँ सो बस ये आप चूज कर लेंगे ये दोनों वर्ड जहां यूज हुआ है। तो डी तो आया नहीं किसी में ना यहाँ पे, तो ये डी वाले जैसे ही आउट हो गया, तो ये जो 2 और 4 आउट हो गया,
तो 1-3 आपका स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। 1-3 करेक्ट का मतलब हो गया आपका बी ऑप्शन इज राइट, है ना। सो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक। तो जस्ट ये वर्ब फॉर्म, इसमें हम मतलब मैं तो कुछ नहीं सिखा सकता, आपको ऑलरेडी आता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लॉजिकल है। देखो क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट 1 ऑल पर्पल आर ग्रीन, स्टेटमेंट 2 ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ये स्टेटमेंट है। अब इसका कंक्लूजन दे रखा है कि सम ब्लैक आर पर्पल, नो ब्लैक इज पर्पल। ओके, तो पहले आप स्टेटमेंट देखो क्या कहना चाह रहा है कि ऑल पर्पल आर ग्रीन, जितने पर्पल है ग्रीन है, ओके। और ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ओके। अब कंक्लूजन है क्या, कुछ ब्लैक पर्पल होंगे या कोई भी ब्लैक पर्पल नहीं होगा। पहले क्वेश्चन तो ये है मेरा कि क्या दोनों कंक्लूजन एक साथ ट्रू हो सकता है? नो, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट बातें कह रहे हैं एक्चुअली। सो जो कंक्लूजन 2 आपको कह रहा है कि नो ब्लैक इज पर्पल, लाइक जीरो ब्लैक इज पर्पल, यहाँ बोला सम इज पर्पल, तो मोर देन जीरो कह रहा है। सो बोथ साइमल्टेनियसली करेक्ट तो नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से ये जैसे लास्ट वाला ऑप्शन आउट हो जाएगा कि बोथ करेक्ट नहीं होगा। अब है कि कौन सा करेक्ट हो सकता है, क्या लगता है आपको? सी होगा, आइदर वन। है ना, तो कोई एक मतलब करेक्ट होगा ना। लाइक या तो यहाँ बोला ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ओके, ऑल ब्लैक्स आर पर्पल, इन्होंने कुछ रिलेशन नहीं दिया ना ब्लैक और पर्पल में, बस पर्पल को ग्रीन से रिलेट किया और ग्रीन को ब्लैक को ग्रीन से रिलेट किया, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिया पर्पल और ब्लैक में। सो सम ब्लैक आर पर्पल और सम, है ना, नो ब्लैक इज पर्पल। सो अगर स्टेटमेंट 2 मान लो करेक्ट है तो उस केस में ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, है ना, तो इस केस में नो ब्लैक इज पर्पल, इस तरह हो सकता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो क्या होगा, ऑल पर्पल आर ग्रीन, ब्लैक का चक्कर ही नहीं है, मतलब कुछ बताया सम ब्लैक आर पर्पल हो सकता है वैसा भी, ऑल पर्पल्स आ गए ना, तो ब्लैक इज व्हाट, सो इट इज नॉट क्लियर। तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं ना। तो या तो ये करेक्ट हुआ या दोनों एक साथ नहीं हो सकता एक्चुअली, यही ना, कि आइदर वन इज ट्रू और 2 इज ट्रू। कंक्लूजन आप लोगों को बाकी कुछ कहना है तो बताइए, क्योंकि इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है ना, ये सब चीजें हम तो मतलब मैं भी आपके जैसा ही फर्स्ट टाइम अगर देख रहा हूँ तो मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें है ना हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं, तो आने तैयारी हो रही है आपकी भी और हमारी भी, बस ऐसा ही है। सो चलिए 7th क्या कह रहा है, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अब आता ही है कि पैराग्राफ दिया होगा आपको और पैराग्राफ पे बेस्ड आपको उसी लाइंस को दूसरे वर्ड्स में लिखे होते हैं पहचानना होता है। सो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर्स आर ओबीक्यूटस, ये क्या होता है वर्ड, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, इसका मतलब होता है कि जो आजकल हर जगह पे मिल रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, जैसे आम है बहुत, हाँ, लाइक यूज्ड एवरीवेयर। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो क्या यूबीक्यूटस, क्या पढ़ते हो तुम लोग, क्या प्रोनाउंसिएशन करेक्ट क्या होगा? उबिक्यूटस, यूबिक्विटस ही होगा सर। अच्छा ठीक है। So they are used to improve efficiency in almost all fields from agriculture to space exploration. Artificial intelligence, जो कि AI यूज करेगा आगे। So artificial intelligence is currently a hot topic. AI enables computers to learn given enough training data, and for humans sitting in front of computer for long hours can lead to health issues. ठीक है, तो एक बार और क्लियर ना, एक बार और आप रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। फिर आपको देखना है कि इनमें से कौन सी लाइन, जैसे क्या लिखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। नाउअडेज कंप्यूटर आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस। तो ये क्या सेम स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको, ट्रू या फॉल्स, मतलब इसके हिसाब से फर्स्ट ट्रू। ट्रू है, यस, ओके। सेकेंड कह रहा है कि कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, मतलब टू स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि ऐसा कहीं तो लिखा नहीं, उसमें नहीं कर सकता सॉल्व, ठीक है ना। कंप्यूटर्स कैन नॉट, हाँ, तो ये हमें क्या इससे ही कंक्लूजन निकालने हैं
क्या कह रहा है, कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन इट, तो ऐसा कहीं तो लिखा नहीं, मुझे इसी में से कंक्लूजन, ऐसा नहीं लिखा नहीं ना कि कंप्यूटर क्या इसमें ये लिखा है, they are used in producing and most all field laboratories space explore. हाँ, they are used to improve efficiency in almost all fields from agriculture to this, तो ये गलत हो गया बी एक्चुअली। तीसरा क्या है कि मतलब बी इन द सेंस सेकंड स्टेटमेंट, फॉर ह्यूमंस देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। सो क्या स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको, ट्रू या फॉल्स, थर्ड वाला? ट्रू सर। ट्रू ना, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि फॉर ह्यूमंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज, यहाँ प्रॉब्लम है, और इधर ये कुछ पॉजिटिव बेनिफिट भी है क्योंकि ये कंप्यूटर हर जगह अवेलेबल है, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आई थिंक इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि दिस इज करेक्ट। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डन विदाउट डेटा, तो ऐसा लिखा है क्या वहां पे? इसने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, लर्न करेगा गिवन इनफ ट्रेनिंग डेटा, तो डेटा चाहिए ना, इसका मतलब डी मतलब फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा 1 and 3, सो 1 and 3 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, चलो हमारे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा होता है। सो अब क्या कह रहा है, कंसीडर अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 1 यूनिट, in the first step it is cut along the main diagonal to get 2 triangles, so मैं इसका बनाता हूं यहीं पे, so भूल जाता हूं लिखने का ऑप्शन कहां से आता था, अच्छा यहाँ पे तो होगा ही नहीं ऑप्शन, शायद उधर लिखना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। So consider a square sheet of side 1 unit. In the first step, it is cut along the main diagonal to get 2 triangles. Okay, मतलब कोई स्क्वायर है, उसको आपने डायगोनल से कट कर दिया, तो वो 2 ट्रायंगल बना दिया। Okay. In the next step, one of the cut triangles, उनमें से एक ट्रायंगल जो है, चूंकि स्क्वायर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो एग्जैक्टली सेम होगा, इक्वल होगा। So in the next step, one of the cut triangles is revolved about its short edge. स्क्वायर है तो बाकी दो साइड इक्वल है, जो डायगोनल है वो क्या बोले तो हाइपोटेन्यूज ज्यादा होगा। सो शॉर्ट एज टू फॉर्म अ सॉलिड कोन, द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन इन क्यूबिक यूनिट्स इज, तो देखिए सो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि लाइक एक आपके पास स्क्वायर है, आपने इसको बीच से काट दिया, ये 1 1 1 1 लेंथ है इसका, अब आपने कोई एक ट्रायंगल उठा लिया, सो फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल आपने उठा लिया, तो इसके ये शॉर्टर एज ये है और ये है, तो दोनों इक्वल ही होगा क्योंकि स्क्वायर है ये, तो किसी एक के अराउंड रिवॉल्व कर दो आप, तो मान लो अगर मैंने रिवॉल्व कर दिया और चलो इसके अराउंड, तो ये इधर आ जाएगा एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो ये कोन कुछ मैंने क्या किया, इसके अराउंड रिवॉल्व कर दिया, सो जो हमारा एक्सिस है वो ये है, सो इसके अराउंड आपने रिवॉल्व कर दिया, तो ये कोन बन गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, तो बताइए मुझे इस कोन की हाइट कितनी है, ये हाइट हुआ ना, कितनी है ना, ये मैं ऐसे ही बना सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा चाहते तो वैसे ही बना सकते थे आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये 1 है, ये भी 1 है, सिमिलरली ये 1 है और ये भी 1 है, और ये हाइपोटेन्यूज है, वो तीन हाइपोटेन्यूज की, तो वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो क्या होगा वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम ऑफ है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर भी 1 है एच भी 1 है, तो ठीक है पाई/3 आ गया, तो मुश्किल नहीं था, बस एक ट्रायंगल लेना है कोई भी एक, दोनों से में, और उसको एक स्मॉलर साइड जो भी है उसके अराउंड रिवॉल्व कर देना है, सो आप है ना इसके अराउंड घुमाओ या उसके अराउंड, तो आपको उस तरह शेप मिलेगा, और हाइट और रेडियस दोनों 1 है, तो इसलिए पाई/3 आंसर हो गया ए। चलिए यहां आते हैं, ठीक है, फिगर को ऑब्जर्व कर लो पहले, उसको मिनिमाइज नहीं करते हाथ, तो वो हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है कि क्या है, संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे, मतलब वीक के 7 दिन है, हाँ ऑल 7 डेज है, और आपको क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स और वाई है, एक्स वाई क्या है, तो यहाँ देखते हैं, तो चलो इधर पढ़ते हैं फिर वापस आएंगे। ओके, तो देखो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंट बाय 2 स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई exercising every day is in a given week are shown in the
bar chart above. So the number of days in the given week in which one of the students spent a minimum of 10% more than the other student on a given day. Okay. तो बोल रहा है कि इनमें से कितने दिनों में कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कम 10% ज्यादा दिन है ना एक्सरसाइज किया, है ना? तो कितने दिन है? तो टोटल 7 डेज है, तो 1 बाय 1 चेक करो। परसेंटेज की बात कर रहा है यहां, देखो इनका गैप 10 का है, लेकिन परसेंटेज कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड परसेंट? फॉर एग्जांपल देखो एक्स वाई है ना, वाई ये डार्क ब्लैक वाला है और ये जो एक्स है, तो एक्स वाई के बीच का गैप 10 का है। सो हमें बस देखना है कोई एक दूसरे से कम 10% ज्यादा दिन एक्सरसाइज किया। सो परसेंट, यहाँ परसेंटेज क्या आएगा? कैसे निकालते हो परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज? x upon x, मतलब ऊपर में डिफरेंस लेंगे, नीचे इनिशियल इनटू 100। हाँ तो ठीक है, डिफरेंस 10 का है, अपॉन ले लो क्या करना है, कौन सा ज्यादा किया, तो इनिशियल मतलब तुम ले लो 55 छोटा वाला ना, तो डिफरेंस अपॉन 55। तो बताओ ये कितना कैलकुलेटर अलाउड है? तो सिंपली तुम देख लो 10 अपॉन 55 कितना आएगा कैलकुलेटर से? क्या 10% से कम आएगा, 10% ज्यादा आएगा? यही काउंट करना है तुम्हें सब में। 18 आएगा, ज्यादा आएगा 10 ज्यादा हो गया, तो ये करेक्ट है, हमें वही चुनना है कि डिफरेंस 10 से ज्यादा कितने डेज में हो रहा है दोनों के बीच का। फिर यहाँ पे दूसरे में यहाँ 10 अपॉन, फिर से सेम 10 अपॉन 50 आएगा। 10 अपॉन 50 कितना परसेंट हो गया? 20, तो ये भी करेक्ट ट्रू हो गया। यहाँ गैप कितने का? 15, 15 अपॉन 20, मतलब 10% ज्यादा होगा कम होगा ये देखना आपको मेनली, ठीक है ना? तो ज्यादा ही होगा 10, ये ज्यादा है ना। यहाँ पे देखो 5 अपॉन 55, 5 का गैप है ना, डिफरेंस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, सो डिफरेंस अपॉन 55, ये क्या 10% से कम या ज्यादा? कम आ जाएगा, ये 11 होगा तो 9 आएगा। हाँ तो ये कम हो जाएगा एक्चुअली, तो ये कम हो गया, एक कम हुआ। फिर यहाँ पे 10/50, ये भी ज्यादा होगा 10% से, 10 आ जाएगा, एग्जैक्ट 14 आएगा। ये क्या आ रहा है? एग्जैक्ट 10 आएगा ना, 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 50, नहीं एग्जैक्ट 10 नहीं आएगा, 20% होगा। सो यहाँ पे 10 अपॉन 55, ये भी मोर देन 10% होगा। डिफरेंस कितने का है? 25 का, 25 अपॉन 45, ये भी 10% ज्यादा आएगा, चेक करो। मोर देन होगा, हाँ मोर देन होगा। तो 7 डेज में से सिर्फ एक दिन ऐसा है जहां डिफरेंस 10% से कम है, तो आंसर इज 6। तो आंसर पूछा था कि द नंबर ऑफ मिनट स्पेंट बाय दिस, तो क्या बोले? नंबर ऑफ डेज इन वे गिवन वीक इन व्हिच वन ऑफ द स्टूडेंट स्पेंट अ मिनिमम ऑफ 10% मोर देन द अदर स्टूडेंट ऑन गिवन डे। सो 6 डेज आंसर होगा इसका, ठीक है ना? तो 6 डेज में दोनों के बीच का डिफरेंस जो है एक स्टूडेंट का दूसरे 10% ज्यादा एक्सरसाइज डेज हुआ, ठीक है ना? तो अच्छा नंबर ऑफ मिनट, सॉरी मिनट जो है मतलब 10% ज्यादा है, 6 डेज। ओके, सो नेक्स्ट है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस ईयर का। तो ये क्या पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है, ये पहले बार देख लो फिगर है ना क्या कह रहा है। पूछते पहले, कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टू प्रोड्यूस अ रेगुलर convex hexagon as shown in the figure above. The ratio of the area of the region regular convex hexagon to the area of the original equilateral triangle is like shaded region का area upon total area triangle का, ये पूछ रहा है। तो shaded region जो है वो hexagon है ना, 3 4 5 6 साइड है, सो रेगुलर हेक्सागन एक्चुअली। और आपको पता है अगर सेंटर से अगर आप एक रेगुलर हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे इक्वल एरिया के? 6, अगर 6 का हेक्सागन तो 6, ठीक है ना? तो 6 ये है और बाहर कितने हैं? 3, 9, मतलब बाहर के टोटल कितने हो गए? 9। तो देखो 9। जो हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है और टोटल ट्रायंगल में कितने हैं? 6, मतलब जो लार्जर ट्रायंगल है उसमें 9 टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेशियो क्या हो गया? 2:3। देखो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन, तो 6 टाइम्स एरिया ऑफ वन स्मॉलर
इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन 9 टाइम एरिया ऑफ वन स्मॉलर, तो 6 अपॉन 9 2/3, 2/3 ना, तो ये 2/3 आंसर हो गया। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा। तो इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 बाहर है, ट्रायंगल में 9 हो गया। अच्छा इसका तो खत्म हो गया, तो ये 21 का तुम्हारा खत्म हो गया। अब क्या है 22 का, सो 22 का हम निकालेंगे तो हमें गेट का वेबसाइट खोलना पड़ेगा। ओके हाँ, हमने 22 का कल किया था, 21 का अभी किया है ना, 20 का। चलो तो अब क्या है, ये 2020 का पेपर ओपन हो रहा है। अब देखो, स्वाइट विल ने करवाए थे 2020 के एग्जाम, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तो इंग्लिश है, आपको भी आता है ना, तो इसमें कुछ खास है नहीं। क्या बोल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज कन्फर्ड डैश मैरी कॉम, तो इसमें से पहला वर्ड चुनना है आपको, कन्फर्ड विथ ऑन टू, ठीक है। A 6-time world champion in boxing recently in a ceremony dash राष्ट्रपति भवन, तो at राष्ट्रपति भवन क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, कन्फर्ड क्या, टू या ऑन, डी आएगा, कन्फर्ड टू या कन्फर्ड ऑन, टू होगा ना? नहीं, तुम इंग्लिश अगर कन्फर्ड क्या, कन्फर्ड के साथ ऑन आता है। जैसे मान लो तुम्हें डिग्री मिली होगी, तुम देखोगे तो IIT कानपुर कन्फर्ड ऑन यू, डिग्री है ना, मतलब डिग्री जो अवार्ड होता है, मतलब ये जो होता है कन्फर्ड के साथ ऑन आता है, यू चेक ग्रामर। मतलब एक्चुअली में प्रीपोजिशन है, ऑन या टू आए, तो वो वर्ड चेंज होता है। हाँ मतलब तुम गूगल पे सर्च करते कन्फर्ड, आगे तुम लगाओ ऑन, तो उसमें बहुत सारे वो मिलेंगे, क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, तो हमें भी थोड़ा समझना है। तो कन्फर्ड के साथ हमेशा ऑन आएगा जब कोई आगे नाउन यूज हो, मतलब वो यूज हो रहा है, तो कन्फर्ड ऑन होगा यहाँ पे, सो ऑन होगा एंड एट राष्ट्रपति भवन, तो यहाँ क्या होगा, सी होना चाहिए ना, सी होगा। सो तुम चेक कर सकते हो ना, डिग्री वाज कन्फर्ड ऑन यू, या जो नेम होगा वो होता है किसी यूनिवर्सिटी के, अगर उस पर तुम देखोगे तो लिखा रहता है। सेकेंड है, डिस्पाइट क्या, डिस्पाइट अ स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेस द चांसेस ऑफ KL राहुल सिलेक्शन इन द टीम आर, अब बताओ क्या होगा, स्लिम, ब्राइट, ऑब्वियस, अनसर्टेन। डिस्पाइट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंस है ना, पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद उसके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं टीम में, वो क्या है, ब्राइट होगा, ब्राइट होगा। हाँ तो यहाँ ब्राइट है, अपोजिट होगा, मतलब थोड़ा सा अपोजिट सेंस में। हाँ इसलिए उसे ना, तो बावजूद उसको मतलब मौका मिलेगा, ये तो कहने को यही चाहना ना वो, कि अच्छा मौका मिल, लाइक है ना, द चांसेस ऑफ KL राहुल सिलेक्शन द टीम आर ब्राइट होगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द इन, क्या है, एनालॉजी। सो कवर के साथ अनकवर आता है, तो एसोसिएट के साथ क्या आएगा, है ना, डिसोसिएट, तो डी हो गया इसमें, ओके। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ पे बेस्ड आपसे फिर से स्टेटमेंट दिया, आपको चुनना है कौन सा मीनिंग करेक्ट है। देखो, सो हिट बाय फ्लड्स द खरीफ, खरीफ मतलब होगा समर सोन, तो जो गर्मियों में बोए जाते हैं ना। सो क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन अफेक्टेड, ना, सो क्या मतलब हिट बाय फ्लड्स द खरीफ क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन अफेक्टेड। Officials believe that the loss in production of the kharif crops can be recovered in the output of the rabi, rabi मतलब हो गया विंटर सोन, मतलब जो सर्दियों में जो बोए जाते हैं। So sown crops so that the country can achieve its
food grain production target of 291 million tons in the crop year 2019-20, July June. They are hopeful that good grains in July August will help the soil remains moisture for a longer period, helping winter sown crops such as wheat and pulses during the November February period. Okay. तो एक बार पढ़ लो फिर से तुम लोग, है ना, अपने हिसाब से। तो इस पैराग्राफ से क्या मीनिंग क्लियर होता है ये देखना हमें। चार में से कौन सा स्टेटमेंट, which of the following statement can be inferred from the given passage? पहला क्या कह रहा है? Officials declare that the food grain production target will be met due to good rains. ऐसा लिखा है क्या? बताओ पहला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? गुड रेन्स कहाँ लिखे? गुड रेन्स की वजह से वो होगा, कहीं था इस बार रेन का चर्चा? हिट बाय फ्लड्स था ना, तो उसे बर्बाद हुआ तो नहीं होगा। तो पहला तो गलत हो गया ना, ये पॉजिटिव सेंस से बोल रहा है, वहां तो फ्लड से तो नुकसान हुआ था ना, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना? ठीक है। Officials want the food grain production target to be met by November February period. मतलब वो चाहते हैं कि इसमें ऐसा हो, मतलब वो चाहते थोड़ी है, वो तो मजबूरी है ना? वो तो होपफुल है कि ऐसा होगा, बट श्योर थोड़ी है ना? ऑफिशियल्स वांट थोड़ी है। यहाँ क्या था कि दे आर होपफुल दैट गुड ग्रेन्स इन जुलाई अगस्त will have the soil remains moisture for a longer period, helping winter sown crops such as wheat and pulses during the November February period. So they don't want, ना, they are मतलब forced actually, उसके बाद वो रास्ता नहीं है कि वो, ठीक है ना? So मेरे साथ ये भी गलत ही होगा ना, officials want not want ना, so hope actually, they are hopeful. And next है officials feel that the food grain production target cannot be made due to floods. So officials feel that the flood grain production target cannot be made. क्या ऐसा सोच रहे हैं? cannot be made, ऐसा बोल रहे हैं? बताओ सी के बारे में। Officials feel that the food grain production target cannot be met due to flood. ऐसा नहीं बोल रहा है? नो ना, क्योंकि इसमें ये था कि अफेक्ट हुआ है लेकिन मे बी अचीव्ड, है ना, इन नेक्स्ट जो भी अगला सीजन फरवरी मार्च में। ऐसा नहीं बोला, कैन नॉट नहीं बोल रहा है, वो गलत है। तो लास्ट तो डी बचा। डी क्या बोल रहा है? ऑफिशियल्स होप दैट, यहाँ होप तो है, होपफुल। सो ऑफिशियल्स होप दैट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट विल बी मेड ड्यू टू द गुड रबी क्रॉप्स। ये बोला है क्या ना? सो रबी क्रॉप्स की वजह से टारगेट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा लॉस हुआ था खरीफ में। सो ड्यू टू रबी क्रॉप्स and it will be target, मतलब target can be achieved ना। तो ये सही है, डी सही है, ये चुनना आपको ये। अब आते हैं नेक्स्ट। तो चलो ये तो हमारे मैथ से रिलेटेड है। सो द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो बताइए आप लोग क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर कितना आएगा? हाँ, मतलब 2n into 2n plus 1 upon 2, तो 2 कट गया, तो n into 2n plus 1, तो कितना आ गया? 2n square plus n। ओके, अब तुम्हें क्या करना है? डिफरेंस लेना है, माइनस सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n ऑड का सम क्या होता है? n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर प्लस n हुआ था आपका, उसमें आप n स्क्वायर माइनस कर दो, n स्क्वायर प्लस n आ जाए, ठीक है ना? n स्क्वायर प्लस n आपका b हो गया। किसी को डाउट है इसमें? जस्ट 1 to 2n का फॉर्मूला लगा लो, 2n into 2n plus 1 upon 2, उसमें से घटा दो n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो n स्क्वायर होता है, भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है। 6, तो ये 1 मार्क्स का था, अब 2 मार्क्स का आया। क्या बोल रहा है ये? छठा क्वेश्चन कि रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI लेंड्स कॉमर्शियल बैंक। तो लेंड्स का मतलब क्या हुआ? तो इंग्लिश वर्ड है ना, आप लोगों को बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेंड्स? मतलब कमर्शियल बैंक को देता है वो लेंड्स, मतलब
हाँ, दे रहा है। सो उधार देना, हाँ राइट है ना, उधार दे रहा है वो। देना और मनी लेना, वही हाँ, आगे तो जैसे बोरो का मतलब उधार लेना और लेंस का उधार देना है ना। ओके, सो एंड रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक। तो अगर बैंक को आरबीआई कुछ पैसे दे रहा है तो जिस रेट पे दे रहा है उस रेट को बोला जाएगा रेपो रेट, है ना। और अगर आरबीआई किसी बैंक से पैसे ले रही है तो वो जिस रेट में लेगी दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है। अब सो रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, आरबीआई दे रही है तो रेपो रेट जिस रेट में दे रही है, और वो ले रही है तो वो रिवर्स रेपो रेट है। अब आपसे पूछ रहा है कि which of the following statement can be inferred from the above passage। अब देखो क्या बोल रहा है, decrease in repo rate will increase cost of borrowing and decrease lending by commercial banks। अच्छा, रेपो रेट घटा दिया, जैसे मान लो मतलब आरबीआई पहले 10% पे दे रही थी, सपोज मान लो तुम लोग कमर्शियल बैंक हो, मैं आरबीआई हूँ, तो अगर मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ 10% पे, और अगर हमने उसको 10% से मैं कम कर दिया, मतलब 5% कर दिया, तुम क्या करोगे, तुम ज्यादा कर दोगे या कम लेना चाहोगे? लॉजिकली क्या होगा, ज्यादा लेना चाहिए। ज्यादा लेना चाहेंगे ना। तो वैसे यहाँ पे है, तो एक्चुअली क्या बोल रहा है कि डिक्रीज इन रेपो रेट, अगर आप रेपो रेट घटा दिया उसने, कि जिस पैसे रेट पे दे रही थी अगर उसने कम कर दिया रेट, तो बैंक ज्यादा लेना चाहेगी ना। सो रेपो रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड डिक्रीज लेंडिंग। तो ये क्या डिक्रीज करेगा लेंडिंग, ये लेंडिंग इंक्रीज करेगा। मतलब अगर मैंने रेट घटा दिया तो मैं लेंड कर रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं उधार, तो मैं ज्यादा उधार दूंगा ना। सो लेंडिंग एक्चुअली इंक्रीज होगी यहाँ पे, है ना। तुम खुद से सोच के देखो, है ना, क्योंकि मैं तुम ज्यादा कर्जे लोगे तो मैं ज्यादा लेंड करूंगा, तो अगर मुझे रेट कम कर दूंगा तो मैं ज्यादा कर्ज दे सकता हूँ, मतलब दूंगा, क्योंकि सामने वाला ना ज्यादा लेगा, इस तरह से। सो लाइक दिस थिंग, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। और इसी के साथ में तुम देखोगे तो डी है, मतलब यहाँ एडी क्या बात कर रहा है, डिक्रीज रेपो रेट की बात कर रहा है ना, एडी क्या बात कर रहा है, डिक्रीज की, और बीसी बात कर रहा है इंक्रीज रेपो रेट की। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज किया तो कर्ज कम लेगा, फिर अगर तुमने रेपो रेट बढ़ा दिया, 10% था 20% कर दिया हमने, तो सामने वाला क्या करेगा, वो कम लेगा, है ना। तो लेंडिंग क्या हो जाएगी हमारी, अगर रेपो रेट में अगर बढ़ा देता हूं तो क्या होगी लेंडिंग, Increase। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो मतलब कर्जा में ज्यादा, सामने वाला कम लेगा ज्यादा लेगा, कम ना, तो लेंडिंग कम हो जाएगी ना। हाँ, तो इस लॉजिक से एक्चुअली बी गलत हो गया, तो ए भी तो ऐसे ही गलत हो गया, तुम्हारा उल्टा उल्टा लिख रखा है, तो यहाँ इंक्रीज होता यहाँ डिक्रीज होता, ठीक है ना। इसमें तुमने रेपो रेट घटाए थे, तो घटाए तो लेंडिंग इंक्रीज होगी, कर्ज जो मैं दूंगा वो ज्यादा दूंगा, क्योंकि वो सामने वाला है ना कम रेट है तो ज्यादा इंटरेस्ट मतलब लेना चाहेगा। एंड अगर रेपो रेट, मतलब ये एक मेरा लॉजिक है, तुम अपने तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं सब चीजों का, बस मैं ऐसे स्टेटमेंट से सोच रहा हूँ उस तरीके से, हो सकता है ना मैं गलत भी सोच रहा हूँ, तो तुम लोग अपना अगर लॉजिक है तो यू कैन टेल देना बेटर वे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये हमारा फील्ड तो है नहीं कि हम एक्सपर्ट है इस फील्ड में, बस हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सही रेपो रेट सही ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का टॉपिक ऐसे तो ये, लेकिन अभी सही सोच रहे हैं वो ऐसे तो वैसे ए भी तो गलत हो गया, अब सी डी में से कोई एक करेक्ट होगा। अब फिर से यहाँ पे है इंक्रीज द रेपो रेट, अगर रेपो रेट तुमने इंक्रीज किया तो डिक्रीज करेगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना, तो बोरो क्या था कि हम सामने वाले से लेंगे ना। अच्छा, एक्चुअली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना, जिस रेट से दे रहा है उसके हिसाब से रिवर्स रेपो रेट भी वो होगी। तो अगर तुमने रेपो रेट घटा दिए, लाइक अगर रेपो रेट तुमने क्या किया यहाँ इंक्रीज किया डिक्रीज किया, तो उसके हिसाब से इनवर्स रेपो रेट भी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब रिलेटेड होता है एक्चुअली। तो ठीक है ना, हमारा रेपो रेट जितना कम होगा उतना कम हमारे पास वो होगा ना, डिक्रीज हमारे पास उतना कम उधार होगा जितना रेपो रेट हमारा कम होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि हमें जो उधार लिया वो भी कम हो रहा है ना, रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा है। ओके ओके, हाँ डी ही सही होगी। हाँ, डी सही होगा, क्योंकि बाकी तो कट गया ना, ये तो इससे ही कट गया कि अगर तुमने डिक्रीज किया रेपो रेट तो ये क्या होगी, लेंडिंग इंक्रीज होगी और बोरोइंग डिक्रीज होगी।
सो यहाँ डिक्रीज डिक्रीज है, तो तुमने अगर रेपो रेट कम किए सो तुम्हारी लेंडिंग होगी इंक्रीज होगी, बोरोइंग डिक्रीज होगी। मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब जो रेट कम हो गया ना, तुमने अगर अपना रेपो रेट कम कर दिया तो रिवर्स रेपो रेट भी क्या होगा, कम होगा ना। मतलब मैं कहा रिलेटेड है या प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैंने अपना रेट कम कर दिया था, सामने वाला जब हम कर्ज ले रहे होंगे तो वो भी रेट उसके हिसाब से कम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये हमारा कॉस्ट डिक्रीज हो गया ना। अगर मैं पहले मान लो मैं 10% दे रहा था और उधर से मैं सपोज 7% पे लेता, उससे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो अगर मैंने अपना रेट कम किया तो ऐसा रेट कम हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी कम हो जाएगी एक्चुअली, इस तरह से है। सो दैट विल आल्सो डिक्रीज। उस तरह से पूछा है हालांकि, है ना। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है ना थोड़ा ऐसा है, बट लॉजिकली मुझे लग रहा है डी सही होगा, ठीक, इस तरह से। 7 पे आते हैं, PQRSTUV है ना, एंड WR सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो ये तो इजी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 क्या कह रहा है कि S इज सीटेड अपोजिट टू W, तो बना के देखो फिगर, है ना। अब यहाँ पे लिखने का ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया, इसमें आता था, कैसे आता है ये पता नहीं कहाँ चला गया, तो ठीक है ना। एक मिनट, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ उठा के इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ आ गया हमारे स्क्रीन पे, अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो मुझे पता नहीं एक्सपेरिमेंट जिसने किया है। सो इस तरह से है, सो PQRSTUV है ना, इस तरह से है। अब देखो यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल बना दिया मैंने, तो मान लो पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा, चौथा, इनके बीच में एक बना देते हैं। ये सब चेयर लगे हुए हैं, मान लो ये चेयर है, तो कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं। PQRST है ना, PQRSTUVW, ठीक है। सो सीटेड अराउंड राउंड टेबल, S इज सीटेड अपोजिट टू W, चलो मैं S को यहाँ बिठाता हूँ, तो W यहाँ बैठेगा अपोजिट जस्ट, ठीक है ना, इधर 3 3 बराबर है इसलिए अपोजिट। अब U इज सीटेड एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ R, अब पता नहीं R कहाँ है तो भी रहने दो। T इज सीटेड एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ R, फिर से R की पोजीशन मुझे नहीं पता अभी। फोर्थ वाला है V इज अ नेबर ऑफ S, सो V क्या है, नेबर ऑफ S। तुम बताओ किधर रखना चाहोगे V को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि इसने फ्री कोई ऐसा बोला नहीं है। किधर रखूं मैं, राइट लो लेफ्ट लो, मतलब S के राइट ये होगा, S के लेफ्ट ये होगा, है ना। S बैठा हुआ इस तरफ मुंह करके, ये सेंटर है ना, मान लो यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज रखी कुछ भी है, सो इस तरह टेबल पे है ना, इस तरह से बैठा है। किधर रखूं मैं बताओ, अरे किधर भी लो, चलो मान लो यहाँ रख दिया मैंने V को। सो V को मैंने क्या किया, V इज नेबर ऑफ S, इधर रख दिया, इधर रख सकते थे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख दिया। अब क्या बोल रहा है, अब 2 3 पे आते हैं, कह रहा है कि U इज सीटेड एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ R, तो सोचो हम R का पोजीशन डिसाइड करते हैं। मैं अभी अज्यूम करके चलता हूँ R यहाँ पे है, सोचो मैंने अज्यूम किया अभी R यहाँ पे है, तो क्या होगा, U इज सीटेड एट द सेकेंड प्लेस राइट टू R, तो R के राइट में सेकेंड प्लेस कौन सा है, R के राइट में सेकेंड प्लेस कौन सा है, तो W की जगह बैठ नहीं सकता, W तो बैठ चुका है, तो मतलब R यहाँ नहीं आएगा, पहली बात ये होगी, तो R यहाँ नहीं हो सकता। चलो R मैं यहाँ बिठाता हूँ, तो सेकेंड प्लेस ये हो सकता है, लेकिन एक और कंडीशन है, T इज सीटेड एट द थर्ड प्लेस लेफ्ट ऑफ R, तो इसका लेफ्ट 1 2 3 S ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मतलब R यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ये R यहाँ भी नहीं हो सकता। तो अगर R को मैं यहाँ बिठाता हूँ तो चेक करते हैं, U is seated at the second place to the right of R, so R ऐसे बैठा हुआ है ना, तो 1 2 3 सेकेंड प्लेस, तो यहाँ बैठ सकता है U, है ना। U is seated at the second place to the right of R, तो R को मैंने यहाँ बिठाए तो इसके सेकेंड प्लेस राइट में यहाँ आ जाएगा। T is seated at the third place left to R,
तो 1 2 3 टी यहाँ आ जाएगा। अब देखो तो जो इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से हमने सेटिंग कर दी है। ठीक, अब देखो यहाँ तुम आर को नहीं बिठा सकते, यहाँ बिठाओगे तो फिर यहाँ यू पहुंच जाएगा, तो नहीं पहुंच सकता। तो आर के लिए फिक्स पोजीशन यही हो गई और कहीं चेंज नहीं हो सकता आर का। अब देखो तो इतनी इन्फॉर्मेशन ये हो गया। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, है ना, मस्ट बी ट्रू। तो P इज अ नेबर ऑफ R, क्या ट्रू है? पहला स्टेटमेंट बताओ, क्या P नेबर है R का? हाँ या ना? तो क्वेश्चन है P कहाँ है। तो देखो अब हमारे पास दो लोग बचे हैं, PQ और दो पोजीशन ही बची है। तो P को मैं यहाँ, Q को यहाँ बिठा सकता हूँ, Q को यहाँ, P को यहाँ। तो बोल रहा है मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू मतलब हमेशा ट्रू ही होगा। तो मैं इसको गलत भी तो कर सकता हूँ, जो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट P इज नेबर ऑफ R, तो मैं P को इधर बिठा देता हूँ, सॉरी P कहाँ खाली है, यहाँ बिठा देता हूँ, Q यहाँ बिठा देता हूँ। तो इस सिचुएशन में पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि मस्ट बी ट्रू मतलब हर सिचुएशन में ट्रू होगा ना। तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, ओके, इस सिचुएशन में। अब Q इज नेबर ऑफ R, तो फिर से क्या स्टेटमेंट बी हमेशा ट्रू होगा? मैं ऐसा कर देता हूँ, Q को यहाँ बिठाता हूँ, P को यहाँ बिठाता हूँ। तो उस सिचुएशन, क्योंकि दो सिचुएशन यहाँ पे है एक्चुअली, है ना, एक ये वाला हो सकता है, दूसरा ये वाला हो सकता है। एक ये है कि PQ इंटरचेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने ने ऐसा कुछ फिक्स किया नहीं है PQ को। तो P यहाँ हो सकता है, Q यहाँ, या Q यहाँ, P यहाँ, दो पॉसिबिलिटी है। तो इस सिचुएशन में B गलत हो गया। मस्ट बी बोल रहा है, मस्ट बी मतलब इन ऑल सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में गलत हो गया। C क्या बोल रहा है? P इज नॉट सीटेड अपोजिट टू Q। अब PQ कहीं भी बैठे, मान लो P यहाँ हो चाहे P यहाँ हो, P इज नॉट सीटेड अपोजिट टू Q, ट्रू या फॉल्स है? चाहे P यहाँ हो, Q यहाँ हो, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है P यहाँ हो, Q यहाँ हो, ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास है। या तो रेड वाला सिचुएशन होगा या व्हाइट वाला सिचुएशन होगा। सो दोनों केस में C क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा। तो ये ट्रू है आपका, यस। सो मतलब ये है कि आपका जो स्टेटमेंट है C वो करेक्ट है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, C इज ऑलवेज ट्रू, C मस्ट बी ट्रू। D को देख लेते हैं, R इज लेफ्ट नेबर ऑफ S, R इज लेफ्ट, फॉल्स है। R और S कितने दूर पे है ना। नेबर कौन है यहाँ? जस्ट एडजेसेंट की बात करना चाह रहा है, नेबर जो लिखा है, सो नेबर मतलब एडजेसेंट की बात कर रहा है। इज इट फाइन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट कौन सा रह गया? एट्थ कह रहे हैं आपको कि, चलो ये थोड़े से मैथ से रिलेटेड है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 233 किलोमीटर। अ कार P स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो चलो फिर से इसको क्रॉप कर लेते हैं, तो वहां लिखने में आसानी होगी और मैं फिगर बना लूंगा। तो कैसे किया था मैंने, यहाँ से क्रॉप किया, ओ गड़बड़ी है लेकिन, अरे यार थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको, हटाओ। अब क्रॉप करते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ गया। E बराबर mc²। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, लोड किया तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा। चलिए तो देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को समझो कि ये कह रहा है आपसे कि द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 233 किलोमीटर। चलो मान लो ये रहा दिल्ली और ये रहा आगरा, ठीक है, यहां से आगरा। अब कह रहा है कि अ कार P स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो P यहां से स्टार्ट कर रहा है, जो कार P है वो यहां से स्टार्ट हुआ, एंड Q स्टार्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, Q इधर से आ रहा है। ओके, अब क्या बोलना चाह रहा है? along the same road, ठीक है ना, 1 hour after the car P started। तो देखो पहले तो 1 घंटे में 1 hour P चला, अब जहां पे पहुंचा उस टाइम के बाद वहां पे Q स्टार्ट किया। मतलब क्या बोला उसने,
Q started from another car. Q started from Agra to Delhi along the same road 1 hour after the car P started. 1 घंटा चल चुका है अब, तो अब यहाँ से टाइम काउंट होगा और यहाँ से टाइम काउंट होगा, क्योंकि 1 घंटा ये चल चुका है, तो अब टाइम आया जहाँ पे Q स्टार्ट करेगा, जब तक P इतना चल चुका है 1 घंटा। अब क्या कह रहा है, The two cars crossed each other 75 minutes after the car Q started. तो अब 1 घंटे बाद P यहाँ पे था और Q यहाँ पे है, स्टार्ट कर रहा है, तो अब 75 मिनट चला, तो 75 मिनट का मतलब आर में कितना हो गया, मुझे आर बताओ। 75 मिनट हाउ मेनी आवर्स? 1 hour 15 minutes. सो 1.25 आर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर स्पीड है वो, है ना। सो ये भी चला कितना, ठीक है ना, ये इधर जा रहा है, सो ये भी चला 75 मिनट, मतलब 1.25 आवर ये चला, और दोनों यहाँ पे मिल गए, ठीक है, दोनों यहाँ पे मिल गए। इसने ये कहा ना कि बोथ कार वर ट्रैवलिंग क्रॉस्ड ईच अदर 75 मिनट आफ्टर द कार क्यू स्टार्टेड, तो क्यू चला 75, फिर ये भी 75 ही चला, क्योंकि उतना ही टाइम पे, तो मतलब यहाँ से 75 चला, मिनट्स टाइम की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने दोनों मिल गए, ठीक है। अब both car traveling at a constant speed, the speed of car P was 10 kilometers per hour more than the speed of car Q। तो ऐसा करता हूं मैं, स्पीड को मैं U से डिनोट करता हूं, है ना, इधर पढ़ते हैं कहाँ पे 11 9 10th में 11 12th में, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो उसी नोटेशन यूज करता हूं मैं, तो U मतलब स्पीड, सो UP और UQ, U मतलब स्पीड, तो कह रहा है कि the speed of car P was 10 km more than the speed of car Q, so 10 plus UQ is UP, so U is the speed of car P। अच्छा, अब how many kilometers car Q had traveled when the car crossed each other। तो पहले ये बताओ, अब P का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया P ने, मुझे ये बताओ। तो S लिख रहा हूं, SP का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार P। सो पहले ये टोटल कितना चल लिया इसने, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस कितना कवर हुआ मुझे ये देखना है। तो डिस्टेंस कवर इसने कितना टाइम पे किए, 1 + 1.5 कितना, 2.25 आर ये चला एक्चुअली इनिशियल पॉइंट से, और इसका ये तो हो गया टाइम। तो एस बराबर क्या होता है, यूटी ना, यूटी मतलब इन द सेंस कि स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सही बोल रहा हूं। सो दिस इनटू ये आर में है, 2.25 आर चला वो, और इसका स्पीड क्या है, यूपी दिया हुआ मैंने। तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू, तो एस क्यू लिखता हूं मैं, कितना डिस्टेंस क्यू ने कवर किए, तो मिलने से पहले मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कितना डिस्टेंस क्यू ने कवर किए। तो क्यू चला 1.25 आर, टाइम इनटू स्पीड, तो इसका स्पीड है यू क्यू। तो ये क्या लिख दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू। और मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, लेफ्ट साइड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय q, लेफ्ट साइड का सम कितना आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, 233। सो ये आपका लेफ्ट साइड का सम हो गया 233। अब राइट साइड का जोड़ दो, लेफ्ट एडिंग दीस टू इक्वेशंस। सो यहाँ पे है 2.25 UP द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A प्लस 1.25 UQ। अब देखो UP और UQ में रिलेशन पहले से पता है, तो पुट कर लो इसको, तो UP की जगह रखो 10 प्लस UQ, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार Q, तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए, व्हाट इज दिस, ये तो UQ निकालना इंपॉर्टेंट है। 233 बराबर 2.25, UP की जगह रखो 10 प्लस UQ, तुम XY नाम ले लो अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा हो तो, तुम डिस्टेंस XY ले लो। अब इसे सॉल्व करके तुम बताओ मुझे इस इक्वेशन से यू क्यू कितनी आती है तुम्हारी, तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ मुझे। अब इसमें एक ही अननोन है इस इक्वेशन में, वो है यू क्यू मतलब स्पीड ऑफ कार क्यू। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ कार क्यू, मुझे बताओ यहाँ से सिंपलीफाई करके। कैलकुलेटर यूज करो आराम से।
है क्या? सर 60.14 60.16 16 60.14 ओके। तो अब आप इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करो, यही चाहिए तुम्हें चाहिए था डिस्टेंस डिवाइड बाय क्यू। क्यू ने कितना कवर किया डिस्टेंस? यस 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 टेल। ओह सॉरी, वो दूसरी मीटिंग मेरी चल रही है। हाँ तुम लोग बताओ, वो एक मीटिंग थी 10 बजे मेरी। हाँ यू आर ऑडिबल। ठीक है, अभी खत्म करते हैं ये क्लास, एक्चुअली दूसरी मीटिंग एक मेरे डिपार्टमेंट की है तो। हाँ तो बताओ, तत्काल इसको म्यूट कर देता हूँ। क्या आया, ये कितना आया? 75.17 तो मतलब अप्रॉक्स बी ऑप्शन, राइट? आपका ये बी ट्रू हो गया, ठीक है? ओके नेक्स्ट क्या है, तो आते हैं 9th पे। ये ट्राई करो, 9 तो इजी है, मैट्रिक्स है। देखो ये तो लीनियर अलजेब्रा में इस तरह क्वेश्चन आते हैं जब स्टार्टिंग में बीएससी में होते हैं तब, कि एक मैट्रिक्स है आईजे की वैल्यू 1 से 4 है, मतलब 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 का। द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 बता रखा है। अच्छा कितने एलिमेंट होते हैं टोटल 4 क्रॉस 4 में? 16। डायगोनल सारे 0 हैं 4, तो बचे कितने? 12। ओके अब कह रहा है कि एम आई जे बराबर माइनस आई एम जे, मतलब डायगोनल के उस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव मान लो इस तरह से। अगर डायगोनल के इस तरफ वाला तुम्हें सारे एलिमेंट पता है तो डायगोनल के उस तरफ वाला भी पता ही होगा ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू फुल्ली स्पेसिफाई द मैट्रिक्स। तो मतलब ये कह रहा है कि तुम्हारे पास देख लो सिंपली 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फाइन। अब ये 0 0 0 0 फिक्स हो गया। अगर ये a है तो ये माइनस a होगा, ये b है तो ये माइनस b होगा, ये c है तो माइनस c होगा, अगर ये d है तो यहाँ माइनस d होगा, अगर ये e है तो माइनस e होगा, अगर ये f है तो माइनस f होगा। ये गेटिंग पॉइंट? हाँ ऐसा लिखा था aij या mij माइनस aji। तो ये फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, लाइक यू नो दिस मैट्रिक्स थिंग, ठीक है ना? 12th में भी था ये। सो मिनिमम कितने एलिमेंट चाहिए इस पूरा मैट्रिक्स स्पेसिफाई हो जाए उसके लिए, कितने आपको नंबर चाहिए? 6 है ना? तो ये आप शायद पढ़ते थे, क्या बोलते हैं वहां पे हम लोग? डायमेंशंस। हाँ है ना, डायमेंशन। यस सो ये सब हम ले रहा था, फाइन। तो यहाँ आंसर 6 है इसका, ठीक है? सो इसका आंसर 6। चलो पहले फिगर देख लो और so the profit shares of the two companies P and Q are shown in the figure, है ना? If the two companies have invested a fixed and the equal amount every year, then ratio of the total revenue of the company P to the company Q during this is। तो मुझे फिगर में क्या दे रखा है? प्रॉफिट है। The profit shares of two companies P and Q are here। So like PQ कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हो परसेंटेज में है, ये प्रॉफिट है परसेंटेज है ईयर वाइज। ये 2013 में जो कंपनी P है उसकी 10% प्रॉफिट थी, कंपनी Q की 20% प्रॉफिट थी, लाइक दिस। ओके अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रेवेन्यू का रेशियो बताओ मुझे, और कंडीशन क्या गिवन है? टू कंपनीज हैव इन्वेस्टेड अ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट एवरी ईयर। तो हर साल का अमाउंट इक्वल है और फिक्स है, हर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया दोनों ने और इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो बताओ क्या होगा रेशियो ऑफ द रेवेन्यू, पूछ रहा है आपसे कि रेवेन्यू का रेशियो कितना होगा उसका। ये ऑप्शन से आपके पास दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो चलो इसको उधर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। देखो डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर पीसी नहीं है, तो वो लोग हाँ। लैब में जाके क्या करेंगे? देखो हर साल मान लो उसने कॉस्ट जो है हर साल इन्वेस्टमेंट जो है क्या कंपनी इन्वेस्टेड, मान लो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, सो अमाउंट इन्वेस्टेड एवरी ईयर इज एक्स। मान लो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया हर साल, तो कितने ईयर हमारे पास है, कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ ईच कंपनी का, टोटल इन्वेस्टमेंट। तुम लोगों को समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, एक साल में X रुपीज इन्वेस्ट हुआ, तो टोटल 5 साल में कितने साल है, 6 साल ना, 6 ईयर में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ एक कंपनी का, 6x। फाइन, सो ये आपका हो गया 6x, और ये है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट किस पे आता है, इन्वेस्टेड अमाउंट पे ना, तो चलो तो प्रॉफिट एक साल की बात करते हैं, पहले साल में मैं कंपनी P की बात करता हूं, तो 10% प्रॉफिट आया, मतलब 10% ऑफ x। नेक्स्ट ईयर 20% ऑफ x, नेक्स्ट ईयर 40% ऑफ x, 40% ऑफ x, 50% ऑफ x एंड 40% ऑफ x। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना है इसका, टोटल प्रॉफिट किसका, मैं पहले कंपनी P की बात कर रहा हूं, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट P की बात कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हो गया टोटल, 10% प्लस 20, देख ऐड करते जाओ, 30 40 प्लस 30, तुम ऐड करो पहले, P वालों को ऐड करो, टोटल प्रॉफिट ऐड कर दो कितना हुआ, अरे कितना प्रॉफिट है भाई, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 40 110, 110 प्लस 50 160, 160 प्लस 40 200। सो लाइक ये हो गया टोटल 200%, परसेंट मतलब अपॉन 100 ऑफ x अमाउंट, तो लाइक 2x इसका प्रॉफिट है। ठीक, चलो Q की बात करते हैं, Q का भी टोटल इन्वेस्टमेंट 6x ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, एंड टोटल प्रॉफिट कितना होगा बताओ, इसका अमाउंट x इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, 20 30 50 80 प्लस 50 130 प्लस 60 190 प्लस 60 250, सो टोटल 250 हो गया, 250% ऑफ x, मतलब हर साल का x था तो ऐड कर दिया मैंने, एक साथ ऐड कर दिया। तो बताओ मुझे टोटल रेवेन्यू, इसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो ये तो फाइनली 2x है, तो P का रेवेन्यू, P का टोटल रेवेन्यू और Q का टोटल रेवेन्यू, बताओ भाई तुम अब जोड़ के बताओ मुझे, इन्वेस्टेड प्रॉफिट कितना हो गया, तुम लोग हो कि चले गए सब, हाँ टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ P का, सॉरी टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, अरे भाई तुम सब कहाँ हो, सब सो गए क्या, यहाँ दिखा तो है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 6x का, टोटल प्रॉफिट है 2x का, तो कितना हो गया टोटल रेवेन्यू 8x, और इस दूसरा रेवेन्यू कितना है, इसका इन्वेस्टमेंट है 6x का, प्रॉफिट है, अच्छा ये कैलकुलेट नहीं किया, कितना है देख लो 25 अपॉन 100, सो लाइक चलो 0 0 काट दो, 5 5 जा 5x by 4, यही ना, सो 5x by 4 ऐड कर लो इसको, so 6x plus
5x/4 24/5 चेक कर लो, गलती नहीं कर रहा ना? नहीं 5x/4 नहीं होगा, 5x/2 होगा, 5x/2 100/2 हो गया। तो कितना हो गया? चलो हमारे पास 17 सो ये हो गया तुम्हारा 17x/2। तो रेशियो देख लो क्या हो गया, 8x उसका रेवेन्यू है और इसका 17x/2 है। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया? फाइनली आ गया तुम्हारे पास x कैंसिल, तो 16/17। आंसर क्या हो गया? बी करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बी जो होगा 16, मतलब क्या करना था, यहाँ प्रॉफिट दे रखा है, मैंने मान लिया इन्वेस्टमेंट x का है, तो प्रॉफिट हर साल अलग अलग कर सकते थे, पर टोटल इन्वेस्टमेंट 6x है, टोटल प्रॉफिट 2x है, तो 8x टोटल रेवेन्यू हो गया उसका, मतलब लगाया उसने प्लस प्रॉफिट, फिर ऐसे रेवेन्यू लगाया प्रॉफिट, उसका रेशियो ले लिया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन क्या। सो ये कौन सा था? हाँ लास्ट था। चलो ठीक है, अभी तो मुझे एक मीटिंग मेरी चल डिपार्टमेंट की हो गई है, तो 10 बजे से थी, तो आज इतना ही रखता हूँ। कल 2019 का पेपर करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमने मतलब लास्ट क्लास में 22 वाला पेपर किए थे और आज हमने किए हैं सो लाइक बोलो, सो लास्ट क्लास में 2022 का किया था एप्टीट्यूड, आज 2021 एंड 2020 का किया है, कल 2019 का। तो गेट स्टैटिस्टिक्स स्पेशली है ना, 19 से स्टार्ट हुआ था, तो कल इसको करके खत्म करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।